दोस्तों आज मैं जिस वेब सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो शुरू में आपको नॉर्मल सीरीज लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आप इसके आगे बढ़ेंगे आपको लगेगा कि इस सीरीज के हर करैक्टर में कोई न कोई दिमागी खेल चल रहा है और एंड में आपको बड़ा ट्विस्ट भी मिलेगा जो आपको हैरान कर देगा। दोस्तों इस सीरीज में पूरे 7 एपिसोड हैं और हम सारे के सारे एपिसोड्स इसी वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत भारती नाम की एक लड़की से होती है जो कि एक कॉलेज की क्लास में सोशल वार के ऊपर स्पीच दे रही थी। भारती बताती है कि सोशल वार न केवल हमारे देश बल्कि हर देश में पैदा होता है और फिर वो अपने गांव के कुछ इलाकों को भी गिनवाने लगती है। उसकी ये स्पीच सुनकर हमें पता चलता है कि भारती एक सोशलिस्ट है। फिर जब वो क्लासरूम से बाहर निकलती है तो उसकी मुलाकात चक्रपाणी से होती है जो कि एक एनजीओ चलाते हैं। चक्रपाणी का कहना था कि भारती अपने पिता नायडू से बात करके उनके एनजीओ के लिए कुछ फंड इकट्ठा करे, लेकिन भारती को पता था कि उसके पिता नायडू एनजीओ में पैसा नहीं देंगे, इसलिए वो अपना सोने का कंगन उतारकर तुरंत चक्रपाणी को दे देती है। तभी हम शेखर को देखते हैं जो कुछ लोगों के पास जाता है। वे लोग शेखर को बताते हैं कि सीआई सत्या ने नायडू साहब के ट्रक को पकड़ लिया है और ये बात सुनने के बाद शेखर तुरंत अपने साथी सूरी को लेकर सीआई से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। फिर सूरी सीआई के ऊपर चिल्लाने लगता है, लेकिन सीआई सत्या कहता है कि मैंने जानबूझकर उस ट्रक को पकड़ा है। अब मैं नायडू के सारे काले धंधे बंद करवा दूंगा। अगर तुम्हें ट्रक छुड़वाना है तो नायडू से कहो कि वो खुद आकर मुझसे बात करे। लेकिन ये बात सुनकर सूरी सीआई पर और भी चिल्लाने लगता है। फिर सीआई गुस्से में आकर सूरी का कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन सत्या दोनों को शांत करवाता है और सूरी को वहां से ले जाता है। तभी रात को जब सत्या किसी लड़की के साथ मजे कर रहा था तो वहां पर राजू नाम का एक आदमी आता है जो कि नायडू के ही गैंग में काम करता है। वो बिना सोचे समझे सत्या को वहीं पर खत्म कर देता है और उसकी लाश को एक बोरे में बंद करके घसीटते हुए वहां से ले जाता है और फिर बोरी समेत ही उसको जला देता है। अब इस घटना के कुछ दिनों बाद विशाखापट्टनम में एक नए सीआई की एंट्री होती है जिसको सब सीआई वर्मा के नाम से बुलाते हैं। सीआई वर्मा आते ही ढेर सारे मुजरिमों को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। फिर वर्मा जेल में जाकर एक कैदी से नायडू के बारे में पूछताछ करने लगता है, लेकिन वो कैदी बताता है कि मुझे नहीं पता आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं, लेकिन आप जो ये फाइल लेकर आए हैं इसमें आपको कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी क्योंकि नायडू ने विशाखापट्टनम के सारे काले चिट्ठे समुद्र की गहराई में दफना रखे हैं। अगर आपको नायडू के बारे में समझना है तो पहले आपको विशाखापट्टनम के बारे में समझना होगा। फिर वो कैदी विशाखापट्टनम के बारे में बताने लगता है कि यहाँ का इतिहास 1985 में बदला जब नायडू यहाँ पर नया आया था। उन दिनों वो कैटेरिया नाम के एक आदमी के यहाँ किराए पर रहा करता था। कैटेरिया ने नायडू को यहाँ के बारे में सब कुछ बताया। उन दिनों यहाँ का सरदार चिन्ना राव नाम का एक आदमी था। वो एक बड़े ग्रुप का लीडर था और यहाँ पर होने वाले सारे कार्यक्रम वो ही अरेंज करता था। फिर एक दिन नायडू चिन्ना राव के पास काम मांगने के लिए जाता है। चिन्ना राव कहता है कि अभी तो मेरे पास काम नहीं है, लेकिन कल तुम मेले में जरूर आना, वहां मैं तुम्हारे लिए काम ढूंढ के रखूंगा। इसी इलाके में एक और आदमी भी था जिसका नाम था पोथन। पोथन चिन्ना राव का पक्का विरोधी था। वो इस इलाके को अपने कब्जे में करना चाहता था और हमेशा इसी के बारे में बातें करता था। तभी नायडू पोथन के पास जाता है और समझाता है कि अगर हमें सत्ता हासिल करनी है तो हमें मौजूदा लीडर को हटाना होगा, लेकिन पोथन तो नायडू की बातों को बहुत ही हल्के में ले लेता है। फिर अगले दिन जब मेले की तैयारी हो रही थी तो वहां पर नायडू भी मौजूद था। तभी चिन्ना राव नायडू के लिए कपड़े लेकर आता है ताकि वो भी इस मेले में शामिल हो सके, लेकिन चिन्ना राव को ये नहीं पता था कि वो किस सांप को दूध पिला रहा है। फिर जब रात को पूजा का प्रोग्राम शुरू होता है तो इलाके के सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और जब चिन्ना राव देवी की पूजा करने लगते हैं तो वहां पर कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी को भी अंदाजा नहीं था। एक आदमी दौड़ता हुआ चिन्ना राव के पास आता है और बिना सोचे समझे देवी माँ के सामने ही उसका गला काट देता है। अब ये देखकर पोथन हैरान हो जाता है क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि नायडू था। नायडू ने जानबूझकर इलाके के लोगों के सामने ही चिन्ना राव को खत्म किया था ताकि लोगों को एहसास हो कि चिन्ना राव को नायडू ने मारा है और अब से वही उनका नेक्स्ट लीडर भी है। अब पुराने लीडर को खत्म करने के बाद नायडू उन सब का नया लीडर बन जाता है जो कि धीरे धीरे उसका पूरा कारोबार संभाल लेता है और कोटैया के साथ मिलकर अपना धंधा और भी बढ़ा लेता है। फिर वो अपनी
टीम में पोथन को भी शामिल कर लेता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। तभी हम देखते हैं कि भारती को कॉलेज से लेने के लिए सूरी आता है और इन दोनों को देखकर हमें साफ पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। फिर सूरी दरवाजा खोलकर कॉलेज के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन ये बात भारती को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि भारती का मानना था कि वो उसके साथ नॉर्मल बिहेव करे, एक आम इंसान के जैसे, ना कि नौकर के जैसे। फिर जब भारती अपने घर पहुंचती है तो पता नहीं कैसे नायडू को पता चल जाता है कि भारती ने अपने कंगन एनजीओ में दिए हैं। लेकिन फिर भारती बड़े ही गुस्से में कहती है कि एक कंगन देने से क्या ही हो जाएगा। फिर नायडू भारती को समझाता है कि अगर तुम छोटे मोटे लोगों के मुंह लगोगी तो मेरा दबदबा धीरे धीरे कम हो जाएगा, इसलिए तुम्हारे लिए जरूरी ये है कि तुम छोटे मोटे लोगों से बात भी ना किया करो। तभी कोटैया नायडू को समझाता है और भारती को वहां से जाने के लिए कहता है। अगले सीन में हम एक टेम्पो टपोरी वाले को देखते हैं जिसका नाम है पिडेना। वो अपने भाई चिन्ना को लेकर स्कूल से घर जा रहा था। पिडेना का सपना था कि वो आगे चलकर कारपोरेटर बने और यहाँ के इलाके की हर समस्या को सोल्व करे। अब इसके साथ क्या होगा ये हमें आगे पता चलेगा। तभी हम भारती को देखते हैं जो दोबारा से चक्रपाणी से मिलती है और कहती है कि अब मैं तुम्हारे एनजीओ में फुल टाइम काम करना चाहती हूँ, जबकि चक्रपाणी उसे कहते हैं कि अभी आपके पास बहुत समय है, आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकती हो और ऊपर से आप नायडू की बेटी हो, इसलिए आपको इस छोटे मोटे एनजीओ में काम करना शोभा नहीं देता। लेकिन भारती तो इसी एनजीओ में अपना समय देना चाहती थी। अगले सीन में हम देखते हैं नायडू और कोटैया जब पोर्ट पर घूम रहे थे तो नायडू उससे एक अजीब सा सवाल पूछता है कि क्या तुम्हें कभी भी मुझे मारने का ख्याल नहीं आया। फिर कोटैया हिचकिचाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें क्यों मारूंगा, तुम तो मेरे लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हो, भला मैं ऐसी हरकत कैसे कर सकता हूँ। दूसरी तरफ पोथन जाकर प्रताप नाम के एक आदमी से मिलता है जो कि पहले भी नायडू के खिलाफ बहुत सारे कारनामे कर चुका है। पोथन का कहना था कि जल्दी ही इस इलाके में इलेक्शन होने वाले हैं, अगर तुम नायडू के खिलाफ कुछ लोगों को खड़ा करोगे तो वो लोग इलेक्शन जीत जाएंगे और आगे चलकर हम दोनों का ही राज होगा। दूसरी तरफ नायडू अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए और भी तैयारी कर रहा था। अभी तक उसको सिर्फ 5% ही मिला करता था, जबकि अब नायडू को पूरे 20% चाहिए था। तभी सामने वाला आदमी कहता है कि इतनी कमाई तो मैं भी नहीं करता, फिर मैं तुम्हें इतना बड़ा हिस्सा कैसे दे सकता हूँ। लेकिन नायडू को तो पूरे 20% ही चाहिए थे, इसलिए वो चिन्नापथम के पास कॉल करता है जो कि चिन्नापट्टनम का पोर्ट संभालता है, यानी कि यहाँ का बॉस है। चिन्नापथम बताता है कि अभी तो मैं खुद ही 12% कमा रहा हूँ, फिर तुम्हें 20% कैसे मिल सकता है। अगर तुम्हें 20% चाहिए तो तुम्हें पूरे पोर्ट पर कब्जा करना होगा और मैंने सुना है कि गवर्नमेंट जल्दी ही एक इलेक्शन करवाने वाली है जिसमें तुम्हारे खिलाफ कुछ लोग खड़े हो रहे हैं, इसलिए तुम्हें 20% मिलना मुश्किल है। फिर फोन काटने के बाद नायडू समझाता है कि अगर 56 कॉर्पोरेशन मेरे हाथ में होंगे तो मेरे पास अंधा पैसा होगा। अब नायडू पक्का फैसला कर लेता है कि वो कुछ भी करके इस अंधे पैसे में डुबकी लगाकर ही रहेगा और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड का एंड हो जाता है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हम एक महिला को देखते हैं जो कि अपनी छोटी सी बेटी के साथ मेला देखने के लिए आई हुई थी। माँ अपनी बेटी को झूला झुलाती है, लेकिन बेटी को काफी ज्यादा डर लग रहा था, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन जब वो आंखें खोलती है तो उसका सारा डर निकल चुका था। फिर वो अपनी माँ से पूछती है कि मुझे लोग इतने छोटे छोटे क्यों दिखाई दे रहे हैं। फिर उसकी माँ बताती है कि क्योंकि हम बहुत ऊपर हैं, इसीलिए नीचे वाले लोग हमें छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। और ये चीज सिर्फ एक झूले पर लागू नहीं होती, ये हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। जब हम पैसा कमाकर थोड़ा बड़े बन जाते हैं तो हमें हमसे नीचे वाले लोग यानी गरीब लोग छोटे छोटे ही नजर आते हैं। इसके बाद हम एक एमएलए को देखते हैं जिसको कुछ रिपोर्टर्स घेर कर खड़े थे। फिर वो रिपोर्टर्स एमएलए से एसआई सत्या की मौत के बारे में सवाल करते हैं, लेकिन एमएलए तो जवाब देने की बजाय रिपोर्टर से ये कहता है कि हमें एसआई सत्या की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करना चाहिए। फिर जैसे ही सभी लोग शांत होते हैं, एमएलए वहां से खिसक लेते हैं और अपनी गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। इस समय गाड़ी में राजू भी बैठा हुआ था। फिर एमएलए राजू से कहता है कि जल्दी से अपने ट्रक को छुड़वाओ और उन्हें गोडाउन में लेकर पहुंचो। दूसरी तरफ भारती एनजीओ की हेल्प करने के लिए ढेर सारा राशन एनजीओ में पहुंचा देती है और इधर जब पेंडाना अपने घर पहुंचता है तो उसकी वाइफ उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है क्योंकि उनके घर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो रही थी और पेंडाना इतना पैसा भी नहीं कमा पाता कि अपना घर चला सके। लेकिन उसको इस बात पर पूरा भरोसा था कि वो जल्दी ही एक कॉर्पोरेटर बन जाएगा और फिर उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। फिर अगले
अगली सुबह वो अपनी समस्या लेकर जग्गू के पास जाता है, जो कि एक कारपोरेटर लीडर है। लेकिन जग्गू तो उसको साफ साफ कह देता है कि अगर तुम्हारी कोई पर्सनल समस्या है तो मैं पैसे देकर तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन शहर की समस्या के लिए बिल पास करना बहुत ही मुश्किल काम है, इसमें बहुत समय लग जाएगा। तभी एक आदमी बताता है कि एसआई वर्मा हमारे एक आदमी को उठाकर पुलिस स्टेशन ले गया है। फिर ये बात सुनते ही जग्गू तुरंत ही पेंडाना को साथ लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। फिर पेंडाना एसआई के पास जाकर काफी अकड़ दिखाकर बात करने लगता है, लेकिन पता नहीं क्यों जग्गू बीच में आकर पेंडाना को शांत कराकर पुलिस स्टेशन से बाहर भेज देता है और अकेले ही बातचीत करके सारे आदमियों को वहां से छुड़वा लेता है। बाहर आकर जग्गू पेंडाना को बताता है कि मुझे पता है कि तुम एक कारपोरेटर बनना चाहते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें राजनीति सीखनी होगी और राजनीति में आने के लिए यह बहुत ही जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि कब किसके साथ कैसे बात करनी है। अगले सीन में हम देखते हैं पोथन प्रताप के साथ मिलकर ढेर सारे लोगों को नायडू के खिलाफ इकट्ठा कर लेता है और वे पोथन के इशारे पर प्रताप के नाम के नारे लगाने लगते हैं। अगले सीन में हम चिन्ना को देखते हैं, जो कि अपनी भाभी को बताता है कि जब मैं स्कूल में सो रहा था तब मैंने एक सपना देखा और सपने में पेंडाना यहाँ का नया कारपोरेटर बन गया। अब ये बात सुनकर पेंडाना की वाइफ समझ जाती है कि इस लड़के की पढ़ाई तो हो चुकी, ये लल्लू तो वहाँ पर सोने के लिए जाता है, फिर पढ़ाई कैसे करेगा। तभी चिन्ना को याद आता है कि उसके स्कूल में आज सिनेमा घर लगने वाला है और फिर वो तुरंत ही दौड़ते हुए स्कूल पहुंच जाता है। फिर थोड़ी देर बाद प्रोजेक्टर शुरू किया जाता है और जैसे ही फिल्म शुरू होती है वैसे ही वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है, जिसके कारण ढेर सारे बच्चे घायल हो जाते हैं। फिर भारती उन सभी बच्चों की देखभाल करने के लिए जल्दी से हॉस्पिटल जाती है और घायल बच्चों का जायजा लेती है। लेकिन जैसे ही ये बात पेंडाना की वाइफ को पता चलती है तो वो भी तुरंत ही स्कूल में पहुंच जाती है ताकि चिन्ना के बारे में पता चल सके। दरअसल ये ब्लास्ट नायडू के लोगों की गलती की वजह से हुआ था, जिसके विरोध में पब्लिक पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध करने लग जाती है। तभी कोटैया पुलिस वाले से कहता है, जाओ जाकर बाहर बयान दो कि 24 घंटे के अंदर अंदर हम लोग अपराधी को पकड़ लेंगे और कल सुबह हमारा एक आदमी आकर सरेंडर कर देगा, फिर ये सारा मामला शांत हो जाएगा। इधर पेंडाना भी स्कूल पहुंचता है और अपने छोटे भाई चिन्ना को देखकर एकदम से टूट जाता है। फिर वो जल्दी से उसे उठाकर हॉस्पिटल की तरफ भागता है, लेकिन तभी दोनों को पता चलता है कि चिन्ना का एक हाथ कंधे से अलग ही हो गया है और अब उसकी मौत भी हो चुकी है। फिर दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं और इसी के साथ सेकंड एपिसोड का भी एंड हो जाता है। थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं इंस्पेक्टर रिपोर्टर्स के सामने जाकर बयान देता है कि गैस पाइपलाइन लीक होने की वजह से ही ये दर्दनाक हादसा हुआ है और ये जिसकी भी गलती के कारण हुआ है हम उसे 24 घंटे के अंदर अंदर पकड़ लेंगे। इस घटना में 4 बच्चे घायल हुए हैं और बाकी सभी सुरक्षित हैं। अब पब्लिक जानती थी कि पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं, इसलिए सभी लोग चिल्लाते हैं कि जल्दी से नायडू को गिरफ्तार करो, क्योंकि ये सब उसकी ही गलती के कारण हुआ है। इस समय वहाँ पर भारती भी मौजूद थी। फिर पब्लिक भारती के ऊपर भी सवाल उठाने लगती है कि तुम्हारे बाप की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है, लेकिन भारती साफ साफ कह देती है कि मैं अपने पिता के बिजनेस में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हूँ और मैं नहीं जानती वो क्या करते हैं। मैं एक समाज सुधारक हूँ और समाज की भलाई के लिए ही काम करती हूँ। फिर भारती सबके सामने अनाउंस करती है कि इस घटना में जिन जिन की भी जान माल की हानि हुई है मैं उन सब की खुलकर हेल्प करूंगी, मेरा एनजीओ उनका पूरा सपोर्ट करेगा। तभी हम देखते हैं कि पेंडाना अपने घायल भाई को लेकर एनजीओ के अंदर जाता है। चिन्ना की हालत देखकर हर कोई सन्न रह जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं एसआई वर्मा क्राइम स्पॉट की जांच पड़ताल कर रहा था। तभी उसका सीनियर उसको कांटेक्ट करता है और उसके ऊपर प्रेशर बनाता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर मुजरिम को पकड़कर जेल में डालो। तभी एसआई वर्मा देखता है कि कुछ लड़के उनके ऊपर नजर रखे हुए हैं। फिर जैसे ही एसआई उन लोगों के पीछे दौड़ता है तो वो दोनों वहां से भाग निकलते हैं। दूसरी तरफ भारती का एनजीओ भी लोगों की पूरी हेल्प कर रहा था। वो रात से लेकर सुबह तक बिना किसी लालच के लोगों की सेवा करते हैं। तभी चक्रपाणी उसे समझाते हैं कि आपको थोड़ा आराम करना चाहिए, लेकिन भारती कहती है ये कोई बिजनेस नहीं है बल्कि जनता की सेवा है, इन मासूमों को हमारी जरूरत है। दूसरी तरफ नायडू को भी पता चल जाता है कि पोथन उनकी गैंग को छोड़कर दूसरी गैंग में शामिल हो गया है, लेकिन नायडू को यकीन था कि पोथन कभी भी मेरा नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें तो इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मेरे
मेरे धंधे में दखल अंदाजी करे। फिर वो सोचने लगता है कि आखिर पाइपलाइन में ब्लास्ट किसने करवाया। अब वो भी जल्दी से जल्दी अपराधी को पकड़ना चाहता था। दूसरी तरफ एनजीओ में डॉक्टर पेंडाना को बताते हैं कि तुम्हारा भाई जिंदा है और बहुत ही क्रिटिकल अवस्था में है। इसका दूसरा हाथ जोड़ना बहुत ही मुश्किल है। अब इसे अपनी पूरी लाइफ एक ही हाथ के साथ गुजारनी होगी। अब ये बात भारती भी सुन लेती है और उसको एहसास होता है कि कैसे उस बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो गई। अब पेंडाना यहीं पर नहीं रुकता, वो तुरंत ही कुछ आदमियों को इकट्ठा करके गैस कंपनी के बाहर आंदोलन छेड़ देता है, जिसकी खबर जल्दी ही नायडू तक भी पहुंच जाती है। तभी कटैया कहता है कि पुलिस को बोलो कि जल्दी से उनको हटा दे, वहां कोई आंदोलन नहीं होना चाहिए। लेकिन समस्या की बात तो ये थी कि अब भारती भी उनका ही साथ दे रही थी। तभी थोड़ी ही देर में वहां पर सीआई वर्मा भी पहुंच जाता है और आंदोलन को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन पेंडाना तो गुस्सा होकर पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी करने लगता है और इसी वजह से पुलिस जबरदस्ती पेंडाना को गिरफ्तार कर लेती है। इसी दौरान वहां पर अफड़ा तफड़ी मच जाती है और इसी अफड़ा तफड़ी के बीच सूरी आकर भारती को आंदोलन से अलग करके जबरदस्ती वहां से ले जाता है। फिर शेखर भारती को समझाता है कि वो ब्लास्ट आपके पिताजी ने नहीं करवाया, लेकिन भारती उसका विश्वास नहीं करती। दूसरी तरफ एसआई वर्मा पुलिस स्टेशन में पेंडाना को लाकर बंद कर देता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसे किसी के भी खिलाफ लड़ना इतना आसान नहीं होता। इस केस को लेकर 2 आरोपी पहले से ही सरेंडर कर चुके हैं और हमारे पास उनकी कंपनी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, इसलिए हम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। दूसरी तरफ नायडू कटैया से कहता है कि तुम जाकर प्रताप से मिलो और घर पर खाने के लिए इनवाइट करो। अब नायडू के मन में क्या चल रहा था ये हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ शेखर जग्गू से मिलता है। शेखर को विश्वास था कि जग्गू को पता ही होगा कि वो ब्लास्ट किसने करवाया, लेकिन शेखर को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। तभी नेक्स्ट डे भारती एक वकील को लेकर पेंडाना की बेल करवा देती है। पेंडाना जैसे ही पुलिस स्टेशन से बाहर आता है तो वो बाहर खड़े जग्गू के पास चला जाता है और जाते ही उसका कॉलर पकड़ लेता है, क्योंकि अभी तक पेंडाना को भी यही लग रहा था कि इन सब चीजों में जग्गू भी शामिल है और ये काम उसने पैसों के लिए ही किया है। फिर वो जग्गू को चैलेंज करता है कि एक ना एक दिन मैं इस एरिया का कॉर्पोरेटर बन ही जाऊंगा, फिर मैं तुम सबको देख लूंगा। दूसरी तरफ भारती सूरी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी, क्योंकि सूरी को भारती ने सबके सामने थप्पड़ मारा था। तभी रात को प्रताप और पोथन दोनों जब शराब पी रहे थे तो एक आदमी आकर बताता है कि कटैया आपसे बात करना चाहता है। अब कटैया का नाम सुनकर पोथन की खटिया खड़ी हो जाती है। फिर वो तुरंत ही प्रताप के पास से हट जाता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर कटैया ने उसको यहाँ पर देख लिया तो मामला और भी ज्यादा खराब हो जाएगा। तभी कटैया वहाँ पर आता है और प्रताप को नायडू के घर पर खाने के लिए बुलाता है। प्रताप उससे इसकी वजह पूछता है, लेकिन कटैया इसका कोई भी साफ जवाब नहीं देता, बस इतना ही कहता है कि खाने पर आओगे तो खुद पता चल जाएगा। फिर प्रताप तुरंत ही कटैया के साथ नायडू के घर पर पहुंच जाता है। फिर सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। इस समय भारती भी उन सब के साथ ही बैठी हुई थी। तभी खाने के दौरान नायडू एक अजीब बात करता है कि मैं तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहता हूँ, यानी कि भारती की शादी प्रताप के साथ। ये बात सुनकर भारती शॉक्ड हो जाती है और सूरी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता कि नायडू ऐसा क्यों कर रहा है। फिर प्रताप इसके बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय मांगता है। तभी रास्ते में प्रताप यही सोचता जाता है कि आखिर नायडू के मन में क्या चल रहा है, वो अपनी बेटी की शादी मुझसे क्यों करवाना चाहता है। फिर जब प्रताप अपने घर पर पहुंचता है तो उसका ड्राइवर उतरकर दरवाजा खोलने लगता है, लेकिन वहां पर भी एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। इस समय शेखर और सूरी भी उनकी ही गाड़ी के पीछे थे। फिर वो जल्दी से उतरकर प्रताप को वापस से अपने साथ नायडू के पास ले जाते हैं। फिर प्रताप नायडू से कहता है कि जरूर वो पोथन ही होगा, क्योंकि जब कटैया वहां पर न्योता लेकर आया था तो उस समय भी वो वहीं पर मौजूद था और उसने हमारी सारी बातें सुन ली थी। फिर प्रताप अपना फैसला सुनाता है कि मैं भारती से शादी करने के लिए तैयार हूं और इसी के साथ 3rd एपिसोड का भी एंड हो जाता है। 4th एपिसोड में हम वापस से उसी महिला को देखते हैं जो मेले में अपनी बेटी को झूला झूला रही थी, और ये कोई और नहीं बल्कि नायडू की वाइफ थी। और इसके साथ जो वो छोटी सी बच्ची थी वो भी भारती थी। जिस रात नायडू चिन्ना राव को मारकर घर आया था उस समय वो खून से लथपथ था। फिर वो अपनी शर्ट उतारकर उसमें आग लगा देता है। जब उसकी वाइफ उससे इस बारे में पूछती है तो नायडू उसको कोई भी जवाब नहीं देता, उल्टा अपनी वाइफ के ऊपर ही हाथ उठाने लगता है। और यही सब देखकर भारती में भी अपने पिता
के खिलाफ नफरत जन्म ले लेती है। अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है। नायडू के घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। शेखर भारती से माफी मांगता है कि मैं तुम्हारी शादी को लेकर कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन भारती शेखर से एक वादा लेती है कि तुम एनजीओ का हमेशा ध्यान रखोगे। दूसरी तरफ कोटैया नायडू को आकर बताता है कि पोथन हमें अभी तक नहीं मिला। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कहीं भी अता पता नहीं मिला। मेरे आदमी हर जगह उसको ढूंढ रहे हैं। इस समय पोथन किसी कंटेनर के अंदर छुपा हुआ था। तभी पोथन और उसके साथी की बातों से पता चलता है कि गैस पाइपलाइन की वजह से जो ब्लास्ट हुआ था उसमें इनका भी कोई हाथ नहीं था। अगले सीन में हम देखते हैं कॉर्पोरेटर के इलेक्शन की घोषणा हो रही थी और अब की बार फिर से कॉर्पोरेटर जग्गू को ही बना दिया जाता है। जग्गू को तो विश्वास ही नहीं था कि वो फिर से कॉर्पोरेटर बन गया, इसलिए अब वो बहुत ही ज्यादा खुश था। दूसरी तरफ भारती दुल्हन के रूप में तैयार हो रही थी। तभी उसकी दादी उसके पास आती है और उसे साहस देते हुए कहती है कि तुम अपने पिता के खून खराबे को कभी भी मत भूलना। तुम्हें आगे चलकर अपने पिता से बदला लेना है। तुम्हें अपनी माँ के जैसा बनना है। अब शादी का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तभी एसआई वर्मा के पास खबर आती है कि पोथन का पता चल गया है और फिर वो बिना देरी किए कंटेनर यार्ड में पहुंच जाता है जहां पर पोथन छुपा हुआ था। फिर वर्मा पोथन वाले कंटेनर में पहुंचकर उसको धर दबोचता है। दूसरी तरफ भारती की भी शादी प्रताप से हो जाती है। ये सब देखकर सूरी बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। फिर उस रात वो अपने दोस्त के साथ बैठकर गुस्से में बहुत ज्यादा शराब पी जाता है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने भारती की शादी हो गई और वो कुछ भी नहीं कर पाया। अगले सीन में हम देखते हैं पिंडाना के घर के बाहर कुछ लोग आकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि पिंडाना ने कहा था कि जग्गू को कॉर्पोरेटर की टिकट नहीं मिलेगी, लेकिन जग्गू तो दोबारा से कॉर्पोरेटर बन गया है। अब पिंडाना गुस्से में आकर उन लोगों से लड़ने के लिए बाहर जाने लगता है, लेकिन उसकी पत्नी उसको रोक देती है और कसम देती है कि तुम घर से बाहर जाकर उनसे झगड़ा नहीं करोगे, वरना मैं खुद की जान ले लूंगी। दूसरी तरफ सूरी का दोस्त सूरी को रेड लाइट एरिया में ले जाता है, लेकिन वहां पर भी सूरी का मन नहीं लगता और वो वापस से लौट आता है। दूसरी तरफ नायडू पोथन के साथी के सामने खुलासा करता है कि प्रताप के ऊपर जो बॉम्ब से हमला हुआ था वो किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही करवाया था, ताकि सारा का सारा इल्जाम पोथन के ऊपर डाल सकूं और उसको अरेस्ट करवा सकूं। तभी नायडू पोथन के साथी को धमकाता है कि अगर कल कोई भी पोर्ट पर काम करने के लिए नहीं आया तो मैं उसे मरवा दूंगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने उन सभी के लिए खाना भिजवाया था, लेकिन किसी ने भी खाने को हाथ तक नहीं लगाया। मुझे लगता है कि उनमें से कोई भी पोर्ट पर काम करने के लिए राजी नहीं होगा। अगले सीन में हम देखते हैं भारती प्रताप के साथ अपनी फर्स्ट नाइट में प्रताप को बताती है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो भारती के साथ जबरदस्ती करने लगता है। इस समय दो आदमी बंदूक लेकर उसी कमरे के आसपास घूम रहे थे, जो कि कोई और नहीं बल्कि सूरी और उसका साथी था। तभी थोड़ी ही देर बाद नायडू के पास एक चौंका देने वाला फोन आता है और इसी के साथ 4th एपिसोड का भी एंड हो जाता है। 5वें एपिसोड में हम देखते हैं नायडू तुरंत ही भारती के कमरे में पहुंच जाता है और वहां का नजारा देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। दरअसल भारती ने खुद ही प्रताप को मार दिया था। जब नायडू ने भारती से इसका कारण पूछा तो भारती ने जवाब दिया कि प्रताप मुझे पसंद ही नहीं था, इसीलिए मैंने उसको खत्म कर दिया। ये काम भी मैंने आपसे ही सीखा है कि जो भी पसंद ना हो उसको खत्म कर दो। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि एक दिन भारती की मां नायडू का विरोध कर रही थी। तभी गुस्से में आकर नायडू ने घर समेत भारती की मां को जलाकर मार दिया और अभी अभी ये काम भारती ने भी किया है। भारती के इस काम की वजह से नायडू कुछ भी नहीं कर पाता। दूसरी तरफ पुलिस वालों ने सूरी को गिरफ्तार किया हुआ था, लेकिन अब ये साला पुलिस स्टेशन कैसे पहुंचा, इसके बारे में भी जानने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। जब नायडू के सामने प्रताप की लाश पड़ी थी तो उसके सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि वो इस केस को कैसे बंद करवाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी भारती जेल में जाए। अब नायडू अपनी इज्जत के डर की वजह से बहुत ही टेंशन में था, क्योंकि अगर भारती को जेल हो जाती तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। तभी सूरी आगे आता है और कहता है भारती की जगह मैं जेल जाऊंगा, और यही वजह थी कि सूरी आज जेल के अंदर बंद है। अब प्रताप की मौत की वजह से विशाखापट्टनम 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। तभी एसआई वर्मा अपने सीनियर के पास जाकर नायडू के खिलाफ एक्शन लेने को कहता है, लेकिन उसका सीनियर उसको बताता है कि पिछला सीआई भी यही काम कर रहा था और अफवाह है कि नायडू के लोगों ने उसको मार डाला। अब मरने से
इससे अच्छा है कि तुम अपनी ड्यूटी शांति से करते रहो, सब कुछ नजरअंदाज करके। कल नायडू ने प्रताप के लिए एक शोक सभा का आयोजन किया है और वहाँ पर पुलिस की ड्यूटी भी लगने वाली है, इसलिए तुम जाकर वहाँ की तैयारी करो। दूसरी तरफ जेल के अंदर जब सूरी खाना खाने के लिए बैठता है तो उसके पास पोथन आता है। फिर पोथन सूरी को नायडू के खिलाफ भड़काने लगता है, लेकिन सूरी उसकी बातों में नहीं आता और उठकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं चक्रपाणी दोबारा से भारती के पास आकर अपनी प्रॉब्लम्स बताता है कि हमारी एनजीओ के ऊपर एक कोर्ट केस हो गया है और मुझे उसमें नायडू की हेल्प चाहिए। तभी भारती चक्रपाणी के सामने एक डील रखती है कि हम दोनों ही लीगल पार्टनर बनेंगे, एनजीओ का नाम बदलकर मेरी माँ के नाम पर रख दो, फिर उसके बाद किसी की भी हिम्मत नहीं होगी हमारे एनजीओ पर केस फाइल करे। हालांकि ये बात चक्रपाणी को ठीक नहीं लगती, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं थी। दूसरी तरफ कोटैया सूरी से मिलने के लिए जेल पहुंच जाता है और फिर सूरी उससे भारती के बारे में पूछने लगता है कि वो कैसी है। अब इस बात से कोटैया भी समझ जाता है कि जरूर सूरी और भारती के बीच में कुछ चल रहा है। फिर कोटैया बताता है कि उस दिन जब तुमने नायडू का हाथ पकड़ा था तो मैं तभी समझ गया था कि तुम जेल में भारती की वजह से ही आए हो, ना कि नायडू की वजह से। फिर कोटैया सूरी को दिलासा देता है कि मैं इसके बारे में नायडू से जरूर बात करूंगा ताकि तुम दोनों की शादी हो जाए। फिर कोटैया वापस से आकर नायडू को ये बात बता देता है। अब नायडू इस बात के लिए राजी होगा या नहीं ये हमें आगे पता चलेगा। नेक्स्ट डे शोक सभा का आयोजन किया जाता है और सारा काम खत्म होने के बाद नायडू कोटैया से कहकर सूरी के लिए जेल में खाना भिजवा देता है। तभी एक कांस्टेबल सूरी को वार्निंग देता है कि तुम थोड़ा संभल कर रहना, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन तभी वहाँ पर मुंह ढककर कुछ गुंडे आते हैं और सूरी से कहते हैं कि नायडू भाई ने तुम्हारे लिए खाना भिजवाया है। लेकिन जैसे ही सूरी टिफिन खोलकर देखता है वो चारों गुंडे एक एक करके खाने के अंदर से हथियार निकाल लेते हैं और सूरी के ऊपर हमला करने लगते हैं। अब इसी हाथापाई में सूरी उनको भी घायल कर देता है और खुद भी घायल हो जाता है। फिर वो उन गुंडों से बार बार भागने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में वहाँ पर पोथन और उसके साथी भी आ जाते हैं और सूरी को बचा लेते हैं। फिर पोथन उसको समझाता है कि कल तुमने कोटैया को बताया था कि तुम भारती से प्यार करते हो और इसी वजह से नायडू ने तुम्हें जेल में ही मरवाने का प्रोग्राम फिक्स कर दिया। अब पोथन को तो ये भी शक था कि जरूर बाप और बेटी दोनों मिलकर कोई बड़ा खेल खेलने वाले हैं जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। अगले सीन में हम देखते हैं भारती दोबारा से चक्रपाणी से आकर मिलती है, लेकिन तभी वहाँ पर सूरी का दोस्त भी आ जाता है और भारती को सब कुछ बता देता है कि तुम्हारे बाप ने सूरी के ऊपर हमला करवाया। फिर भारती तुरंत सूरी से मिलने के लिए जेल में जाती है, लेकिन सूरी तो अब भारती को शक की निगाह से देख रहा था। फिर भारती उसको विश्वास दिलाती है कि मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसी वजह से मैंने अपने पति को भी खत्म कर दिया। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। जब प्रताप वॉशरूम से बाहर निकलता है तो भारती उसके ऊपर हमला कर देती है और उसको जान से मार डालती है। अब प्रेजेंट में सूरी बताता है कि मैं तुम्हारी वजह से ही जेल आया हूँ ताकि तुम बची रहो। भारती कहती है कि 15 साल पहले मेरे बाप ने सब कुछ जबरदस्ती हथिया लिया था और अभी मैं भी यही करना चाहती हूँ। हमें जबरदस्ती सब कुछ अपने अंडर करना होगा, तभी हम नायडू के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ पाएंगे। फिर भारती सूरी को एक काम बताती है कि अपने आदमियों को कहकर विशाखापट्टनम पोर्ट पर वसूली करवाओ ताकि वहाँ पर झगड़ा हो जाए और नायडू को ये लगे कि तुम्हारे अंदर उसको लेकर डर खत्म हो गया है। अब भारती के मुंह से अपने पिता के खिलाफ ये बातें सुनकर सूरी को तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। फिर नेक्स्ट डे सूरी का साथी वसूली करने के लिए पहुंच जाता है। जब वो वहाँ पर वसूली करने लगता है तो वहीं पर पेंडाना भी अपने टेम्पो को ठीक करवा रहा था। फिर सूरी का साथी उससे भी पैसे लेने के लिए जाता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है। पेंडाना कहता है कि अभी वसूली के 2 दिन बाकी है, इसलिए मैं 2 दिन बाद पैसे दूंगा। लेकिन इसी बात को लेकर दोनों के बीच में गर्मा गर्मी हो जाती है, जो कि एक जबरदस्त फाइट का रूप ले लेती है। फिर पेंडाना सूरी के साथी को मार मार कर अधमरा कर देता है और फिर आग लगाकर खत्म कर देता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 6th एपिसोड में हम देखते हैं पेंडाना की वाइफ उसकी इस हरकत पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि पेंडाना ने एक आदमी को जलाकर मार दिया। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि पेंडाना ने जिसको जलाया था वो मरा नहीं बल्कि सिर्फ घायल ही हुआ था। फिर उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है और सीआई वर्मा उससे पूछताछ करने के लिए जाते हैं। इस समय भारती भी वहीं पर मौजूद थी। तभी सीआई वर्मा सूरी के साथी राजू से पूछता है कि तुम घटना स्थल पर क्या करने के लिए गए थे। मैंने इस घटना के बारे में कई लोगों से पूछा
लेकिन किसी ने भी मुझे जवाब नहीं दिया। अब तुम ही कुछ बताओ। तभी भारती वर्मा से कहती है कि जब इसकी हालत ठीक हो जाएगी तो ये खुद ही अपना स्टेटमेंट दे देगा, लेकिन बावजूद इसके सीआई वर्मा अपना एक कांस्टेबल वहीं पर छोड़ देता है और खुद वहां से चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद जब भारती एनजीओ में बैठी हुई थी तो चक्रपाणी वहां पर आता है और भारती से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप इस एनजीओ का नाम बदलकर पुराना नाम ही रख दीजिए। मैं इस एनजीओ के नाम को अपने पुराने नाम पर देखना चाहता हूँ। लेकिन तभी भारती चक्रपाणी को सारा सच बता देती है कि मैंने ये नाम किसी नेक इरादे से नहीं रखा, बल्कि इसके पीछे मेरा बहुत बड़ा स्वार्थ है। मेरा सारा प्लान मेरी सोच के मुताबिक ही चल रहा था, लेकिन मेरे पिता ने मेरी शादी प्रताप से करवा दी, फिर मुझे उसे अपने रास्ते से हटाना पड़ा। अब ये बात सुनते ही चक्रपाणी हैरान हो जाते हैं। फिर भारती चक्रपाणी से वादा करती है कि अब से हम दोनों ही मिलकर इस एनजीओ को चलाएंगे, और चक्रपाणी बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ सीआई वर्मा जब पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो कांस्टेबल उसको बताता है कि कोई लगातार आपसे बात करने के लिए फोन कर रहा है। फिर वर्मा तुरंत उस कॉल के बारे में पता लगाने के लिए कहता है और पता चलता है कि वो फोन बंदरगाह से किया गया था और फोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि पोथन का पुराना साथी था। फिर ये बात जानने के बाद सीआई तुरंत ही पोर्ट के लिए रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ नायडू को भी पता चल जाता है कि पोथन का साथी उसके खिलाफ है, इसलिए वो तुरंत ही उसको खत्म करवा देता है। थोड़ी ही देर में सीआई टेलीफोन बूथ तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर उसको पोथन का साथी नहीं मिलता। तभी एक आदमी बताता है कि यहाँ पर हर रोज कोई ना कोई फोन से बात करने के लिए आता ही है, इसलिए अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि आपसे बात किसने की। फिर वर्मा वहां पर जांच पड़ताल करने लगता है और एक नाव के अंदर उसको खून दिखाई देता है, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि शायद उसको मरवा दिया गया होगा। दूसरी तरफ कॉर्पोरेटर जग्गू कोटैया और नायडू को पिंडाना के घर पर लेकर जाता है और फिर वो लोग पिंडाना को अपने साथ बिठाकर उसी जगह पर ले आते हैं जहां पर पिंडाना ने राजू को जलाया था। फिर नायडू पिंडाना की सराहना करता है कि तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है, तुमने तो अकेले ही 100 आदमियों के सामने उस आदमी को खत्म करने की कोशिश की जिसके ऊपर मेरा हाथ था। अब मैं तुम्हारे इस साहस से बहुत खुश हुआ, इसलिए आज के बाद तुम इस इलाके के लीडर हो। और फिर जाते जाते वो उसको कॉर्पोरेटर भी बना देता है। अब क्योंकि कॉर्पोरेटर बनना ही पिंडाना का सपना था, इसलिए वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि आज उसका सपना पूरा हो गया था। फिर वो अपने कुछ साथियों को साथ लेकर हॉस्पिटल जाता है और राजू को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन राजू तो वहां से गायब था। दरअसल भारती को पहले ही पता था कि उसका बाप राजू को मारने के लिए अपने आदमियों को भेजेगा, इसलिए उसने राजू को पहले ही हॉस्पिटल से गायब करवा दिया था। फिर वो उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा लेती है और इस रिकॉर्डिंग को पुलिस स्टेशन में पेश कर देती है, जिसमें राजू ने बयान दिया था कि प्रताप का खून सूरी ने नहीं बल्कि मैंने किया था। सूरी ने मुझे बचाने के चक्कर में वो इल्जाम खुद पर ले लिया। इस स्टेटमेंट के बाद पुलिस वालों को ना चाहते हुए भी सूरी को छोड़ना पड़ता है। अब सूरी जेल से निकलने के बाद तुरंत ही पिंडाना के दरवाजे पर पहुंच जाता है और उसके ऑटो के साथ तोड़फोड़ करने लगता है, लेकिन पिंडाना वहां पर आकर सूरी का कॉलर पकड़ते हुए उसको धमकाता है कि जल्दी से यहाँ से भाग जा, वरना तेरा हाल भी तेरे साथी के जैसा करूंगा। अब पिंडाना की वाइफ भी समझ चुकी थी कि उसका पति अब आम इंसान नहीं रहा बल्कि एक गुंडा बन गया है, इसलिए वो उसको छोड़कर चली जाती है क्योंकि अब वो रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से परेशान हो चुकी थी। अगले सीन में हम देखते हैं सूरी और भारती दोनों आपस में मिल रहे थे, तभी कोटैया उन दोनों को एक साथ देख लेता है। फिर जब भारती घर वापस आती है तो कोटैया उसको समझाता है कि तुम अपने बाप से पंगा मत लो, वरना तुम जानती ही हो वो किसी को भी खत्म करवा सकता है। कोटैया बताता है कि मुझे सब कुछ पता है कि तुम उनकी पीठ पीछे क्या कर रही हो, मैं तुम्हारे बाप को सब कुछ बता दूंगा। और तुम्हें तो पता ही है नायडू तुमसे ज्यादा मुझ पर भरोसा करता है, और अगर नायडू को तुम में और मुझ में से किसी एक को चुनना पड़े तो वो मुझे ही चुनेगा। फिर भारती को वार्निंग देकर वो वहां से चला जाता है। तभी जब रात होती है तो शेखर कोटैया के पास जाता है और गला घोटकर उसको जान से मार देता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं कोटैया की मौत की वजह से नायडू की हालत ऐसी हो जाती है जैसे उसका दाहिना हाथ ही कट गया हो, क्योंकि कोटैया ही वो आदमी था जो शुरू से लेकर अब तक हर पल नायडू के साथ खड़ा रहा, उसके अच्छे और बुरे दोनों तरह के कामों में। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि रात को जब कोटैया ने भारती को धमकाया था तो उसी रात भारती शेखर से जाकर मिलती है और उसको अपने प्यार में फंसाकर कोटैया को खत्म करवा देती है। तभी नायडू शेखर से वादा करता है कि अगर तुम कोटैया की
तरह हर पल मेरा साथ दोगे तो मैं 2 साल के अंदर अंदर तुम्हें MLA बनवा दूंगा। अब ये बात सुनने के बाद शेखर के मन में लालच आ जाता है और तभी हमें यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि शेखर कोटैया का ही बेटा था, यानी कि एक बेटे ने अपने बाप को ही मार डाला, वो भी एक लड़की के चक्कर में। तभी कोटैया की चिता के सामने भारती शेखर को बताती है कि मेरा बाप तुम्हें एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन शेखर कहता है कि मैं उनका मोहरा नहीं बल्कि ऑप्शन हूँ और अब मैंने भी ये तय कर लिया है कि मैं नायडू का साथ जरूर दूंगा। तभी भारती सूरी के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है कि अब वो अपने बाप नायडू को खत्म नहीं करेगी बल्कि उसकी ऐसी हालत कर देगी कि वो खुद ही अपनी मौत की भीख मांगेगा। तभी जब नई कॉर्पोरेटर की लिस्ट जारी की जाती है तो पिंडाना भी अपनी वाइफ और अपने भाई चिन्ना के साथ वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन पूरी लिस्ट खत्म हो जाती है और पिंडाना का कहीं नाम भी नहीं था। इस बात से पिंडाना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और खूब सारी शराब पीकर सीधे नायडू के घर पर पहुंच जाता है, लेकिन शेखर उसे पहले ही रोक लेता है और उसके आदमी पिंडाना को पीटते हुए वहां से बाहर निकाल देते हैं। अब एक तरफ तो पिंडाना वहां पर शराब पीकर बवाल कर रहा था और दूसरी तरफ कोई उसके घर में आग लगा देता है। उस समय चिन्ना घर के बाहर था, लेकिन वो आदमी चिन्ना के सिर पर जोर से वार करता है जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है। तभी अगली सुबह नायडू को पता चलता है कि उसके ट्रक को CI वर्मा ने पकड़ लिया है और ये बात जानकर नायडू बहुत ही हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ पिंडाना जब अपने घर पहुंचता है तो वहां पर उसको चिन्ना की लाश मिलती है जो कि सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से मर गया था। फिर उसे पता चलता है कि जब घर में आग लगी तो गांव वालों ने मिलकर किसी तरह से उसकी पत्नी को घर से बाहर निकाल लिया, जिसके कारण उसकी जान बच गई थी। अब ये सब देखकर पिंडाना बहुत ही ज्यादा टूट जाता है और उसकी पत्नी भी खूब रोती है, लेकिन पिंडाना के मन में अब बदले की भावना आने लगी थी। दूसरी तरफ नायडू को शक होता है कि MLA की गलती की वजह से उसके सारे ट्रक पकड़े गए और इसी वजह से वो उसे भी खत्म करवा देता है। तभी आगे चलकर नायडू का एक आदमी बताता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये सारी की सारी गलती मेरी ही थी। लेकिन नायडू उससे पूछता है कि तुम ये सब किसके कहने पर कर रहे थे। अब वो किसका नाम लेता है ये हमें आगे पता चलेगा। अब आखिरकार वो मेला भी दोबारा से आ जाता है जिस दिन नायडू ने चिन्ना राव को खत्म किया था, लेकिन अब की बार देवी माँ की पूजा करने के लिए भारती आगे बढ़ती है क्योंकि इस समय नायडू पिंडाना के साथ लड़ने में बिजी था। फिर दोनों के बीच में काफी देर तक फाइट होती है जिसमें दोनों ही एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। तभी अगली सुबह पिंडाना की वाइफ को पता चलता है कि रात को पिंडाना मारा गया। एक बॉडी के पास पिंडाना की कुछ चीजें बरामद हुई है और दूसरी तरफ नायडू के घर में भी मातम फैला हुआ था। वहां पर उसके काफी सारे बिजनेसमैन दोस्त भी आए हुए थे, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि नायडू की गद्दी अब कौन संभालेगा। अब कुछ लोगों को तो लग रहा था कि शेखर को नया लीडर बनना चाहिए, जबकि कुछ लोग भारती का नाम ले रहे थे। फिर जब सब लोगों से इकट्ठा पूछा जाता है कि नया लीडर किसे बनाना चाहिए तो सब लोग भारती का ही नाम लेते हैं, क्योंकि भारती ने पहले से ही सारा मामला सेट कर रखा था। उसने NGO में भी काम इसीलिए करना शुरू किया ताकि वो लोगों की हेल्प कर सके और लोगों को अपनी तरफ कर सके। भारती ने प्रताप के साथ शादी इसलिए की ताकि वो उसको नायडू के खिलाफ भड़का सके, लेकिन प्रताप तो एक नंबर का हवसी निकला, इसलिए भारती को उसको मारना पड़ा। अब बारी आती है पिंडाना के घर पर आग लगवाने की। वो भी भारती और सूरी ने ही लगवाई थी ताकि पिंडाना उसके बाप का दुश्मन बन जाए। और तो और अपने बाप के ट्रक के बारे में पुलिस को जानकारी देने के लिए भारती ने ही पैसे दिए थे और अब जाकर भारती इतनी मेहनत और मुशक्कत करने के बाद अपने बाप की गद्दी को संभालने लगती है। दरअसल भारती ने ये सब कुछ गद्दी के लिए ही किया था ताकि अपने बाप को भी मरवाकर अपनी माँ की मौत का बदला ले सके। अगले सीन में हम देखते हैं एक वकील कारपोरेटर का फार्म लेकर पिंडाना के घर पर जाता है और पिंडाना की फोटो पर से हार उतार देता है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। दरअसल जब पिंडाना और नायडू के बीच में फाइट चल रही थी तो दोनों काफी ज्यादा घायल हो गए थे। फिर और लड़ाई करने पर नायडू की मौत हो जाती है, लेकिन ऐन मौके पर CI वर्मा पहुंच जाता है और पिंडाना की बॉडी पर से कुछ आभूषण लेकर किसी दूसरी बॉडी के ऊपर फेंक कर जला देता है, जिसके कारण सभी को यही लगता है कि पिंडाना भी मारा गया, जबकि CI वर्मा ने पहले ही पिंडाना को सुरक्षित कर लिया था और उसका इलाज करवाकर उसे बिल्कुल ठीक भी करवा दिया था। तभी लास्ट में एक और बड़ा खुलासा होता है कि CI वर्मा कोई और नहीं बल्कि चिन्ना राव का बेटा था। वही चिन्ना राव जो पहले इस पोर्ट पर अपना साम्राज्य चलाया करता था और ये यहाँ पर नायडू से अपना बदला लेने के लिए ही आया था, जिसने कि अपना बदला ले भी लिया। और इसी के साथ इस सीरीज का एंड हो जाता है। दोस्तों अब सवाल ये बनता है कि क्या भारती आगे चलकर इस सत्ता को संभालेगी? अगर संभालेगी तो क्या वो भी अपने पिता की तरह अवैध काम करेगी या फिर अपना रुपया पैसा आम लोगों की भलाई के लिए यूज करेगी? दूसरी तरफ पिंडाना आगे चलकर क्या करेगा, इसके बारे में भी शायद सेकंड सीजन में ही पता चलेगा। उम्मीद करता हूँ
आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी जल्दी बेल आइकन भी दबा दें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।